किसी के भी मन की बातों को जानने के लिए 3 तरीके होते हैं और इन तीनों तरीकों को जानना आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों तरीके आपको व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, उनके स्वभाव के बारे में बताते हैं, उनके रहन सहन के बारे में बताते हैं, इसके अलावा उनके आचरण के बारे में भी बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि 3 तरीके कौन से हैं और इन्हें कैसे अपनाया जाए। एक छोटे से गाँव में 2 भाई रहा करते थे। उनमें से जो बड़ा भाई था वो अंधा था, इसीलिए वो हमेशा घर पर बैठा रहता था। वो सिर्फ अपने कार्य ही किया करता था। छोटा भाई खेती किया करता था, परंतु खेतों में जानवरों के आने की वजह से फसलें नष्ट हो जाया करती थी और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ करता था, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था और वो इसका कोई ना कोई हल ढूंढ रहा था। एक दिन इस परेशानी का हल ढूंढते ढूंढते उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि मेरे भैया तो अंधे हैं और वो दिन भर घर में बैठे रहते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें खेत में बिठा दूं, जिससे वो यहाँ पर आने वाले जानवरों को हाँक मार कर भगा देंगे, जिससे जानवर खेत में नहीं आएंगे और हमारी फसलें नुकसान नहीं होंगी, जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। यही बात उसने अपने भैया को बताई। उसके भैया इसके लिए राज़ी हो गए। भैया के राज़ी होने के बाद उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी और अपने भैया के रहने की पूरी व्यवस्था वहाँ पर कर दी, जिससे वो आराम से वहाँ पर रह सके। और अपने भैया को कहा, भैया आप यहाँ पर बैठे रहिएगा और जब भी आपको किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप उसे चिल्लाकर भगा दीजिएगा। जब आप चिल्लाएंगे तो वो डर जाएगा और डर के मारे वो हमारे खेत में नहीं आएगा, जिससे हमारी फसलें नष्ट नहीं होंगी और हमारी फसलों का नुकसान नहीं होगा और हमारा मुनाफा बढ़ता जाएगा। उसके भैया ने उसके बातों में हामी मिलाई। अब वो अंधा आदमी यही करने लगा। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तब वो हाँक मार देता या फिर चिल्ला देता, जिससे वो जानवर वहाँ से डर के भाग जाया करते थे और उसके छोटे भाई के खेतों की फसलों का नुकसान नहीं होता था। एक दिन उसने ये आहट महसूस की कि एक जानवर भागता हुआ आया और उसके बेड़े को तोड़कर चला गया। तभी उसके पीछे पीछे एक युवक वहाँ पर आया। उसने उस अंधे आदमी से पूछा कि क्या आपने मेरा जानवर देखा है? मैं अभी किसी जानवर का पीछा कर रहा हूँ, तो क्या आपने उसे जाते हुए देखा है? अंधे आदमी ने युवक को जवाब दिया, राजन मैं तो अंधा हूँ, मैं किसी जानवर को आते जाते हुए कैसे देख सकता हूँ, किंतु मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आप जिस जानवर को ढूंढ रहे हैं वो जानवर आपके लायक नहीं है। उस अंधे आदमी की बातों को सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और वो सोच में पड़ गया कि एक तरफ ये बोल रहा है कि ये अंधा है और दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है, अर्थात वो हिरण मेरे लायक नहीं है। यही बात उसने उस व्यक्ति से पूछी कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर के पीछे मैं हूँ या जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। वो अंधा आदमी राजा के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि हे राजन, आप जिस जानवर के पीछे पड़े हैं वो हिरण नहीं है। उसकी बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और वह तुरंत पूछता है, क्या हिरण नहीं है? तो वो क्या है? इसका जवाब देते हुए अंधा आदमी कहता है, वह एक हिरनी है। इसके अलावा वो गर्भवती भी है और मैंने कभी ये बात नहीं सुनी कि एक राजा किसी गर्भवती हिरण का शिकार कर रहा हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो शिकार आपके लायक नहीं है, इसीलिए आप उस पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। उस अंधे आदमी की बातों को सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और वो सोचने लगा, ये अंधा आदमी मुझे कैसे बता सकता है कि वो हिरण है, और इसके अलावा इसने ये भी कहा कि वो गर्भवती है। इसे कैसे पता चल गया कि वो हिरनी है और गर्भवती भी है? ये सवाल सोचते हुए उसने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति को कहा, हे सेनापति, मुझे वो हिरण जिंदा चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो हिरण नहीं हिरनी है और वो गर्भवती भी है। इस अंधे आदमी के व्यक्ति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है, तो तुम जल्दी जाओ और उस हिरण का पता लगा कर आओ। सेनापति वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो राजा को बताता है, महाराज, जैसा इस अंधे व्यक्ति ने कहा था बिल्कुल वैसा ही है। वो हिरण नहीं एक हिरनी है, इसके अलावा वो गर्भवती भी है। अपने सेनापति की बातों को सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वो मन ही मन ये सोचने लगा कि भला ये अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो एक हिरण नहीं हिरनी है।
इसके अलावा इसने ये भी बताया कि वो हिरणी गर्भवती भी है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, इसने ये बात कैसे जानी। अब राजा ने ठान ली थी कि वो कुछ भी हो जाए इस बात का पता करके ही रहेगा कि आखिर इस अंधे आदमी ने उसे कैसे पता किया, उसे कैसे पता चला कि वो हिरण नहीं हिरणी है और वो गर्भवती भी है। राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका एकदम सही सही जवाब दोगे। राजा की ये बातें सुनने के बाद उस अंधे आदमी ने कहा, जी महाराज बोलिए, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, मैं आपके सभी सवालों का एकदम सही सही जवाब दूंगा। तब राजा पूछता है, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने बिना देखे ये भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वो हिरण नहीं हिरणी है। इसके अलावा तुमने ये भी बिल्कुल सटीकता से बताया कि वो हिरणी गर्भवती है। तो क्या तुम मुझे ये बात समझा सकते हो कि तुमने ये बात कैसे पता किया। तुम्हारे खेतों में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ पर चहलकदमी करते होंगे, फिर भी तुमने बिल्कुल सटीकता से कैसे बता दिया। राजा की बातें सुनने के बाद वो अंधा आदमी राजा को जवाब देता है, राजन, जब वो हिरणी मेरे बाड़ में घुसी तब उसके भागने की रफ्तार से और उसकी गति से मैंने पता कर लिया कि वो हिरण नहीं हिरणी है। इसके अलावा मेरे बाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा बाड़ छोटा ही है, लेकिन फिर भी वो हिरणी मेरे बाड़ को तोड़कर भागी है। अगर वो चाहती तो वो इसे छलांग मारकर पार भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गर्भवती थी। अगर वो छलांग लगाती तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो सकता था, इसलिए उसने छलांग नहीं लगाई और वो मेरे बाड़ को तोड़कर भागी है। इससे मैंने पता कर लिया कि वो एक हिरणी है और वो गर्भवती भी है। राजा को ये बातें समझ में तो आ रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में एक प्रश्न था जो उसने पूछा, किंतु तुमने फिर भी ये कैसे पता कर लिया कि वो एक हिरणी ही है। यहाँ पर और भी तो जानवर आते होंगे जो यहाँ पर चहलकदमी करते रहते होंगे और उन्होंने भी तुम्हारे बाड़ को कभी ना कभी तोड़ा ही होगा, फिर भी तुमने ये सटीकता से कैसे बता दिया। राजा की ये बातें सुनने के बाद वो अंधा आदमी राजा को जवाब देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर दिन भर बैठा रहता हूँ और काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे रहने के बाद मैं ये सटीकता से जान जाता हूँ कि कब कौन सा जानवर आया है, और उसी के हिसाब से मैं चिल्लाता भी हूँ, जिससे वो जानवर यहाँ से डर के भाग जाते हैं। इन अनुभवों के पश्चात ही मैं ये पता कर पाता हूँ कि कब कौन सा जानवर आया है और वो कौन सा जानवर है। अंधे आदमी की ये बातें सुनने के बाद राजा संतुष्ट हो गया और वो सोचने लगा, भले ही ये अंधा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चालाक और बुद्धिमान मालूम पड़ता है, इससे कोई ना कोई कार्य तो अवश्य ही लिया जा सकता है। इतना सोचने के बाद वो राजा वहाँ से अपनी सारी सेना को लेके वापस अपने महल की ओर चला गया। कुछ दिनों पश्चात राजा अपने सेनापति को बुलाता है और कहता है, सेनापति, तुम जाओ और उस दिन वाले अंधे व्यक्ति को हमारे महल में लेके आओ, मुझे उससे कुछ बातचीत करनी है। राजा की आज्ञा मानकर सेनापति वहाँ से चला जाता है। सेनापति उस अंधे आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि महाराज ने आपको याद किया है, तो कृपया करके आप मेरे साथ चलें, महाराज को आपसे कुछ बात करनी है। वो अंधा आदमी बहुत ही ज़्यादा चालाक था, तो वो समझ गया था कि राजा को ज़रूर मुझसे कोई ना कोई काम होगा जिससे मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। परंतु फिर थोड़ी देर कुछ सोच विचार करने के बाद वो अंधा आदमी उस सेनापति के साथ राज्य महल के लिए रवाना हो जाता है और कुछ समय पश्चात ही वो दोनों राज्य महल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि आप तो बड़े पारखी हैं, आप तो दूरदृष्टा हैं, आपको बिना बताए ही सब कुछ पता चल जाता है, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। राजा की बातें सुनकर अंधा आदमी कहता है, ठीक है महाराज, पूछिए आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दूंगा। राजा कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। राजा की ये बातें सुनकर अंधा आदमी बोलता है कि महाराज, भला ये कैसा प्रश्न हुआ, आप इस प्रश्न का उत्तर क्यों चाहते हैं। राजा उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए ही, और मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए
क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? अंधा आदमी राजा को कहता है, महाराज जाने दीजिए इन सब बातों को। आपकी शादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं और अब इन सब बातों का कोई अर्थ बचता नहीं है। अंधे आदमी की ये बातें सुनने के बाद राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताइए, नहीं तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा की बातें सुनने के बाद अंधा आदमी कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। राजा ने उस अंधे आदमी से कहा, बताओ क्या करना पड़ेगा? तभी उस अंधे आदमी ने कहा कि आपको मुझे और आपकी पत्नी को एक कमरे में थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा। उस अंधे आदमी की ये बातें सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया, परंतु फिर कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात वो मान गया और उसने अपने सेनापति को कहा, सेनापति तुम मेरी पत्नी और इस अंधे आदमी को कुछ देर के लिए कमरे में बंद कर दो। सेनापति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने उस अंधे आदमी और राजा की पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। अब राजा की पत्नी और वो अंधा आदमी एक कमरे में बंद थे। तभी उस अंधे आदमी ने उस रानी से कहा कि मुझे आपको छूना है। अंधे आदमी की ये बात सुनते ही राजा की पत्नी ने ना देखा ना था, उसने उस पर जूते चप्पल लात घुसे थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। वो जहाँ देखे पटक पटक के उसे मारने लगी। किसी तरह वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर बाहर निकला और तब उससे राजा ने पूछा कि बताओ तुमने क्या पता किया, क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? तब अंधे आदमी ने जवाब दिया, जी महाराज, मैंने पता किया है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। अंधे आदमी की ये बातें सुनने के बाद और अपने म्यान में से तलवार निकाल के रानी की ओर गया और उसने तलवार रानी की गर्दन पर रखकर कहा, मैं अब तुमसे जो भी पूछने वाला हूँ तुम उसका बिल्कुल सच सच जवाब देना। अगर तुमने उसमें से थोड़ा सा भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? राजा की ये बातें सुनने के बाद रानी ने कहा, महाराज चाहे आप मेरा सर धड़ से अलग कर दें, किंतु मैं पतिव्रता नहीं हूँ। रानी की ये बातें सुनने के बाद वो राजा अत्यधिक खुश हो गया। वो भागते हुए उस अंधे आदमी के पास आया और उसने उस अंधे आदमी से कहा, तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य है, मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। अब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि तुमने ये कैसे पता कर लिया कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? वो अंधा आदमी राजा के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ इतना कहा था कि मुझे आपको छूना है, लेकिन उन्होंने न आव देखा ना ताव, मुझे पीटना चालू कर दिया। लात घूसों से, थप्पड़ से, जो भी मिला उससे उन्होंने मुझे पटक पटक कर मारा और इस प्रकार से उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। भला एक पतिव्रता स्त्री किसी गैर मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने मुझे पीटने के साथ ही मेरे पूरे शरीर को छू लिया था और इसी बात से मुझे पता चल गया कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। अंधे आदमी की ये बातें सुनने के बाद राजा अंधे आदमी से कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुमने बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा सटीकता से सच्चाई बता दी है। तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। राजा की ये बातें सुनकर उस अंधे आदमी ने कहा, जी महाराज पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं हर चीज़ का सही सही उत्तर दूंगा। तभी वो राजा उस आदमी से पूछता है, तुम मुझे बताओ कि क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ? राजा की ये बातें सुनने के बाद उस अंधे आदमी ने राजा को जवाब दिया, महाराज इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, आप किसी के भी पुत्र हों, आप हैं तो राजा ही, इसलिए आप इस प्रश्न को जाने दीजिए। तभी राजा उस अंधे आदमी से कहता है, नहीं, तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो कि क्या मैं अपने पिता की संतान हूँ या नहीं। अगर तुमने मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं ये हमेशा सोचता ही रह जाऊँगा और मुझे कभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। और अगर तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूंगा। इसलिए तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि क्या मैं अपने पिता की संतान हूँ या नहीं। तब वो अंधा आदमी जवाब देते हुए कहता है, महाराज इसके लिए तो मुझे आपके माताजी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहीं से बैठे बैठे बता सकता हूँ कि आप किसके पुत्र हैं। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मैं किसका पुत्र हूँ। तभी अंधा आदमी राजा से कहता है, महाराज इसके लिए आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजा पूछता है, कौन सा वचन? तभी अंधा आदमी कहता है कि आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, और राजा मान जाता है। तब अंधा आदमी बताना शुरू करता है कि महाराज आप हैं तो अपने पिता के ही संतान,
लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। अंधे आदमी की ये बातें सुनकर राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। वो अपनी म्यान में से तलवार निकालता है और अपने माता की ओर चल देता है। अपनी माता के पास पहुंचने के पास वो तलवार अपनी गर्दन पर लगा लेता है और बोलता है, माता जी, कृपया करके मुझे बताइए कि क्या मैं अपने ही पिता की संतान हूँ, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा। तब उसकी माता उसे जवाब देती हैं, पुत्र, तुम हो तो अपने ही पिता की संतान, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। एक बार जब मैं नहाकर अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस आईने में मुझे एक कंजूस सेठ दिखाई दिया था जिसकी छाया तुम पर पड़ी हुई है। अपनी माता की ये बातें सुनकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो भागते भागते उस अंधे आदमी के पास गया और उसने अंधे आदमी से कहा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच निकली, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। तभी वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कितने सारे प्रश्न पूछे और मैंने उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सटीकता से जवाब दिया है। अगर कोई और राजा होता तो अब तक उसने मुझे कितना सारा धन दे दिया होता, लेकिन आपने मुझे अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इसी बात से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं, और इसी बात से मैं ये भी बता पाया कि आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। अंधे आदमी की ये बातें सुनने के बाद राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उस अंधे आदमी से कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, किंतु तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात सही है या नहीं। तुम किसी भी बात का जवाब इतनी सटीकता से कैसे दे देते हो। तभी अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो बचपन से ही अंधा हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं और भी ज़्यादा सटीकता से जान पाता। हमारे मन की एक भाषा होती है जो हमारे कार्यों में दिखाई देती है। वो कार्य कोई भी हो सकते हैं, जैसे बात करना, होठों की मुस्कुराहट से, आंखों की चमक से, कार्य करने से या फिर किसी भी क्रिया से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा सटीकता से हम उसके मन की बातों को जान सकते हैं। लेकिन मैं तो बचपन से ही अंधा हूँ और मैं बचपन से ही कुछ भी देख नहीं सकता, इसीलिए मैं लोगों को क्रिया करने को देता हूँ। जब भी वो कोई कार्य करते हैं तब मैं ये देखता हूँ कि वो कार्य किस प्रकार कर रहे हैं, और इसी से मैं भाप जाता हूँ कि वो कार्य करना चाहते हैं या नहीं, या फिर उनके मन में क्या चल रहा है। और ठीक इसी तरीके से मुझे ये भी पता चल जाता है कि वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, और मैं उनके मन की बातों को आसानी से भाप जाता हूँ, और ये सटीक भी होता है। अंधे आदमी की बातें सुनने के बाद राजा कहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं भी किसी के मन की बातों को जान सकता हूँ? वो अंधा आदमी कहता है, अवश्य, लेकिन हे राजन, उसके लिए आपको आपके वर्तमान में कार्य करना होगा। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, आपको आपके मन को शांत करना होगा और आपको आपका जीवन वर्तमान में जीना होगा। मैं किसी के भी मन की बातों को जानने के लिए आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। वो अंधा आदमी आगे कहता है कि लेकिन उससे पहले आपको एक और कार्य करना होगा, और वो कार्य ये है कि आपको आपके मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। क्योंकि अगर हम किसी के मन की बातों को जानना चाहते हैं तो वो व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है, और इसीलिए हमें भी वर्तमान में ही सोचना पड़ेगा। अगर हम पुरानी बीती हुई बातों के बारे में सोचेंगे और वो वर्तमान में सोच रहा होगा तो हम उसके मन में चल रही भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे और हम उसकी मन की बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और इसलिए ही हमें अपने वर्तमान में ही रहना चाहिए अगर हम किसी के मन की बातों को जानना चाहते हैं। मैं जो 3 तरीके आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इन्हें कोई भी आसानी से सीख सकता है। उनमें से सबसे पहला तरीका जो है वो है कि आपको सामने वाले की आंखों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि आंखें बोलती नहीं हैं परंतु फिर भी वो बहुत कुछ कह जाती हैं। आंखें मनुष्य के मन का द्वार भी मानी जाती हैं। आंखों से बहुत कुछ पता चल सकता है। आंखों से हम सामने वाले के मन की बातों को भाप सकते हैं, और ये एकदम सटीकता से भाप सकते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, और इससे हम ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला अपने मन में क्या सोच रहा है। अंधा आदमी आगे बताता है कि ये विद्या मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी। आज से कई साल पहले मेरे पास आंखें हुआ करती थी, जिससे मैं लोगों की आंखों में देखकर ही ये जान सकता था कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और उनके मन में कौन से विचार चल रहे हैं।
इसीलिए अगर आप किसी की मन की बातों को जानना चाहते हैं तो आपको आंखों पर गौर करना अति आवश्यक है। आपको देखना होगा कि क्या उसकी आंखें इधर उधर जा रही हैं, या क्या उसकी आंखें बड़ी हो रही हैं, या फिर उसकी आंखें छोटी हो रही हैं। अगर वो आपसे बात करते टाइम अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा है, या फिर ऊपर नीचे कर रहा है, या फिर उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, या फिर उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो जब आप किसी चोर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी आंखों में एक पछतावा चल रहा होता है। उसे देखते ही पता चल जाता है कि उसने ज़रूर कोई ना कोई गलती की है, इसीलिए वो अपनी आंखों को छुपा रहा है। वहीं अगर आप किसी चालाक व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी आंखों में आपको एक भाषा दिखाई देगी। उसकी आंखों में देखकर आप बता सकते हैं कि वो चालाक और होशियार व्यक्ति है। अगर आपको पता करना है कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं, तो आप बस उसकी आंखों में देखते रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा होगा, या आपसे पीछा छुड़ाना चाहता होगा, या उस बात से पीछा छुड़ाना चाहता होगा, तो वो इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे या आसपास में देखेगा और ज़रूर उस समय कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा होगा। इसके अलावा वो आपकी आंखों में कभी नहीं देखेगा, क्योंकि अगर वो आपकी आंखों में देखेगा तो उसे भी पता है कि आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी तरीके होती हैं जिससे हम दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं। जिस प्रकार आंखों में देखकर हम सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चेहरे को देखकर भी काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं, और इसे छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आंखों को देखना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी उसके चेहरे को देखकर ये अवश्य बता सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति खुश है, दुखी है, या फिर वो निराश है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वो व्यक्ति कुछ आपको बताया है या नहीं, लेकिन आप फिर भी उसे देखकर आसानी से पता कर लोगे कि वो इस समय किस भावना में है, या फिर अभी वो किस समय किस स्थिति में है। वो अंधा आदमी तीसरा तरीका बताना शुरू करता है और कहता है, राजन, तीसरा तरीका जो है वो भी बाकी के दो तरीकों की तरह ही अत्यंत आवश्यक है। वो तरीका है सामने वाले के शारीरिक व्यवहार को समझना, उसके हाथों की गति को समझना, उसके हाथों के डोलन को समझना। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो अपनी हाथों को बार बार हिला रहा है, अपनी हाथों को बार बार अपने मुंह पर लेके जा रहा है, या फिर अपनी हाथों को मसल रहा है, तो ये संकेत हैं कि वो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो वो अपनी बातों को, अपनी अंदर की भावनाओं को बताने के लिए अपने हाथों का भी प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ऐसा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ खुश है और उसे आपसे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बाकी के दो तरीकों की तरह भी ये तीसरा तरीका भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों तरीकों के प्रयोग से आप ये जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मन में कौन से भाव चल रहे हैं, या फिर वो आगे कौन सा कार्य करने वाला है। ये तीनों ही अति आवश्यक हैं। अगर आपको इनमें से किसी एक में भी कोई दिक्कत आती है तो हो सकता है कि आप उसके मन की बातों को बिल्कुल सटीकता से ना बता पाएँ। लेकिन इतना जानने से पहले आपको ये जान लेना भी अति आवश्यक है कि ये सब करने से पहले आपका मन शांत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है और आप अपने वर्तमान में नहीं हैं, इसके अलावा आप पुरानी बातों को लेके बैठे हैं या फिर अपने भविष्य के बातों के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कभी भी वर्तमान में चल रहे सामने वाले व्यक्ति के ख्यालों को नहीं पढ़ पाएंगे और उसके मन में चल रही बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने मन को काबू करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। आपने कई बार ये देखा होगा कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं या फिर जब भी हम किसी साधु महात्मन के पास जाते हैं, तो अब वो हमें देखकर ही बता देते हैं कि हमें क्या परेशानी हो रही है या फिर हम किस लिए वहाँ पर आए हैं। वो हमारे मन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनका मन काफ़ी ज़्यादा शांत है और वो अपने वर्तमान में है, जिससे वो हमारी मन के बातों को पढ़ सकते हैं और हमारी परेशानियों को भी बड़ी आसानी से जान लेते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि आप सामने वाले की मन की बातों को पढ़ लें, तो आपको भी अपने मन को शांत करना होगा और वर्तमान में रहना होगा।